रहे हैं। सूरत हाल क्या कुछ है मशरिकी वस्ता के अंदर, इस पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जनूबी कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर क्या कुछ है, उस पर हमारी नज़र रहेगी कि जनूबी कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त उभर कर सामने आ रही है, सलामती सूरत हाल, उस पर आपको अपडेट करेंगे। फिर इलेक्शंस मुकम्मल कल हुए, कल ईवीएम्स को खोला गया, तमाम नताइज हमारे सामने हैं। अब अगली नज़र ये है कि इत्तेहाद का इजलास कब होगा, नई हुकूमत की हलफबर्दारी कब होगी और हुकूमत के सामने दरपेश मसाइल क्या कुछ है। आज ये तमाम मामलात हमारे साथ रहेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर, तो फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आपको बताते चले कि प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर हम आ गए हैं और इस पहले पड़ाव पर आते हैं तो याद ज़रा माजी को करते हैं, हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं। आज 9 तारीख अक्टूबर में क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है आपके सामने, और उसके बाद बैक टू बैक मशरिकी वस्ता से लेकर जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर से लेकर सियासी महाज पर क्या कुछ हुआ। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ देते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर और टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सुबह का आगाज़, नए दिन की शुरुआत, और आज का दिन हिस्ट्री में भी काफ़ी अहम है। हिंदुस्तानी आलमी तारीख में काफ़ी इस दिन की अहमियत है। यही वजह है कि चंद अहम तरीन वाक़यात जो आज के दिन माजी में हुए हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक या फिर भारत के अंदर जनूबी और वस्ती इलाकों में या एशिया के अंदर, वो तमाम मामलात सर फहरिस्त रहते हैं। कम वक्त ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीह है। हिस्ट्री ऑफ द डे या इतिहास के पन्नों में आज पता चलता है कि साल 1945 में आज ही के दिन मारूफ सुरत नवाज अमजद अली खान पैदा हुए, और आज इनकी जो खिदमात है न सिर्फ उनको याद किया जा रहा बल्कि हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस दोनों ममालिक में जो इनकी सर्विसेज रहीं मुआशरे के अंदर एक अहम तरीन शोबे के साथ कई बरसों तक वाबस्तगी रखते हुए, इस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा आज इनको खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। 1962 में अफ्रीकी मुल्क युगांडा जमहूरिया बना। आज के दिन डेमोक्रेटिक सेटअप आप पूरे मुल्क के अंदर कह सकते हैं कि नाफिज हुआ या लगा। 1967 में मशहूर अर्जेंटीना मार्क्सी इनकलाबी ची गुवेरा का कत्ल आज के दिन किया गया। ये 1967 का बदतरीन वाक़या अर्जेंटीना के लिए। 1997 में अतालवी अदाकार और मुसन्निफ डारियो फोकादब को नोबेल इनाम से नवाजा गया। अदब के लिए, लिटरेचर के लिए अवार्ड उन्हें आज से 27 बरस कम मिला। 2005 में यूरोपीय सैटेलाइट क्रायोसेट का लॉन्च करना जो नाकामी का सबब आज के दिन साइंसदानों के लिए बना, और बताया जाता है कि दुनिया भर के अंदर साइंसदानों के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा रकम यूरोपीय सैटेलाइट क्रायोसेट पर खर्च की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी लॉन्चिंग नाकाम साबित हुई। इसके एक साल बाद 2006 में गूगल ने यूट्यूब के हुसूल का ऐलान किया। यह आज का मौका था जब गूगल ने यूट्यूब को अपने साथ मर्ज करने या इसे खरीदने का भी फैसला किया था, और एक तवील गुफ्तो शनीद के बाद आज के दिन सोशल मीडिया साइट की जानिब से फैसला हो गया। साल 2007 आज ही का दिन था जब चीन ने हिंदुस्तान पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया, और ये जो आज सूरत हाल आप देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये कोई नई बात नहीं, पहला मौका नहीं। आज से 15, 18, 20 वर्ष पीछे चले जाएं तो तब भी यही सूरत हाल थी। 2008 में मरकजी हुकूमत ने आज ही के दिन तेल को माफिया से बचाने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी थी। साल 1980 दिन आज का कंप्यूटर के जरिए पहली बार घर बैठे बैंककारी की गई, बैंकिंग हुई। जो मौजूदा वक्त में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, बैंकिंग का या टेक्नोलॉजी का एक सहारा लेकर बैंकिंग करते हैं, ये शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1947 में चलती हुई गाड़ी और हवाई जहाज के दरमियान पहली बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ, बातचीत की गई। भारत की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मौका था दुनिया भर के अंदर किसी भी हिस्से में, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इस तरीके से एक ट्रेन के दरमियान और एक हवाई जहाज़ के दरमियान ये जो राब्ता टेलीफोनिक तरीके से करने की कोशिश हुई, उसमें कामयाबी आज ही के दिन अक्टूबर की 9वीं तारीख को मिली। साल 1965 दिन आज का जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेड क्रॉस का नाम तब्दील करके हिलाल अहमर रखने का फैसला किया, उस वक्त की हुकूमत ने फैसला लिया। और 2015 में भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर मौसीकार और गुलकार रविंद्र जैन का इंतकाल हुआ। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता या अदब से वाबस्ता शख्सियात आज उन्हें याद कर रही हैं।
इस तरीके से कई अहम शख्सियात आई और चली गई। हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन वाक़यात को हमने जगह दी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज जिस दौर से या जिस महीने से या जिस हफ्ते से हम और आप सब गुजर रहे हैं, ये कुछ और हिस्सों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो माजी में आप जब देखते हैं या मुस्तकबिल में कभी बात करेंगे तो इन दिनों को या इस दौर को भी याद किया जाएगा, क्योंकि जिन खबरों की तरफ हम जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस दौर की, किस इलाके की, किस खित्ते की क्यों हम हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ जोड़कर मुवाजना करके बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और बात सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की, क्योंकि ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी काफ़ी ज़्यादा है और इस कशीदगी को कम करने की कोशिशों के बीच फिर से प्लान बन रही थी, फिर से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही थी और इजरायली वज़ीर दिफा की जानिब से अमेरिका का दौरा किया जाना था। हो सकता है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी होती, लेकिन फिलहाल ये इतलात हैं कि इजरायली वज़ीर दिफा का अमेरिका का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। इशफाक, बड़ी खबर कि इस्राइली वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमेरिका मुलतवी कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इतला पेंटागन को भी दे दी गई है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात करने, जब तक बातचीत ना हो तब तक वज़ीर ख़ारजा को भेजने से मना कर दिया है। और कल इस बात की तस्दीक तब हुई जब हफ्तावार ब्रीफिंग हुई पेंटागन के अंदर, और उसमें एक सवाल के जवाब में जब फ़लस्तीन, ईरान, इजराइल की सूरत हाल पर तबसरा किया गया तो तब जाकर ये मालूम हुआ कि इजरायली वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमेरिका मुलतवी कर दिया है। अब यह दौरा मुलतवी क्यों कर दिया गया? क्योंकि माना जा रहा है कि जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच चंद अहम मामलात पर गुफ्तगू चल रही और जो ही वो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी उसके फ़ौरन बाद वज़ीर दिफा जो इजराइल के हैं वो अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए और मशरिकी वस्ता के अंदर एक नई लाइन खींची जा सकती है, क्योंकि लगातार अमेरिका ने फ़िलहाल इजराइल को तमाम तर सहूलियात फराहम करने का ऐलान कर दिया है, जंगी मुराद देने का ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया कि इजराइल पर अगर कोई भी हमला करता है तो वो तमाम मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस तरीके की बात पहले ही जो बाइडन की तरफ से कई बार सामने रखी गई है। तो इस तरीके से एक नए मनसूबे की तैयारी हो रही है। मुख्तलिफ खबरसां इदारों के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और कुछ हमख्याल लीडर्स जो हैं वो एक पेज पर आ रहे हैं और बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बना रहे हैं। इस तरीके की इतलात और ख़बरें मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और ज़राए ब्लॉग से सामने आ रही है। एक तरफ से इजराइल वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका मुलतवी हुआ है, वहीं पर एक और अहम बड़ी खबर भी आ रही है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान को गज़ा बनाने की धमकी दे दी है। यानी एक तरफ से आप देख रहे हैं सूरत हाल क्या कुछ है, दूसरी तरफ से लबनान को इजराइल की तरफ से धमकी एक और चली गई है और इसमें यह साफ कर दिया गया है कि लबनान को गज़ा बनाया जाएगा, उसी तरीके से खंडात में तब्दील किया जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर किया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म जिनके मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन जो मारा जा चुका है, चूँकि बैरूत के अंदर हमला हुआ था और ये हम सब जानते हैं हिजबुल्लाह की 32 साल तक बतौर सरबराह क़यादत करने वाले सैयद हसन नसरुल्लाह के कज़न थे और अब माना ये जा रहा था कि अगले सरबराह यही हिजबुल्लाह के होंगे। लेकिन इजराइल के मुताबिक जो मुसलसल इस बात का दावा कर रहे हैं पिछले 3 रोज़ से, क्योंकि 3 रोज़ कबल बैरूत के अंदर एक हमला हुआ था जिसके बाद ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों से ईरान के पासदारान इनकलाब की जो क़यादत है उनका भी राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था कि सूरत हाल इस इलाके के अंदर इन लीडरान के लिए या इस क़यादत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। इन सब के दरमियान इजरायली वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन के बैरूत हमले में मारे जाने का फिर से दावा कर दिया है, जबकि इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के मगरबी सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन को और तेज़ कर दिया है और बैरूत समेत जनूबी लेबनान में भी फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। इजरायली फौज की जानिब से बैरूत में हमले के अंदर हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को भी मारे जाने का दावा किया गया है और इस तरीके से अगर ये सही साबित होता है तो 2 बैक टू बैक बड़ी कार्रवाइयां और मुमकिन तौर पर यहां सूरत हाल मजीद अबतर होती दिखाई देगी। दूसरी जानिब जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयों का भी ये कहा जा रहा है कि इस इलाके के अंदर जहां पर लड़ाई मुसलसल चल रही है और हमले तेज किए जा रहे हैं, ताज़ा हमलों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खौफ व हिरास फैला है। 100 से ज़ायद रॉकेट हमलों में 12 इजरायली जख्मी भी हुए हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से जनूबी लेबनान के अंदर, चूँकि यही वो इलाके के अंदर उनको मज़ाहमत का सामना है,
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ रही है और जनूबी लेबनान से इजराइल तक शहर हैफा के अंदर बड़ा रॉकेट हमला किया है। इजरायली फ़ौज की जानिब से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने अबूरी सरबराह नईम कासिम के खिताब के दौरान हैफा शहर पर 2 मरतबा रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह की जानिब से पहले हमले में 85 और दूसरे हमले में 20 रॉकेट दागे जाने का दावा किया है। अबूरी सरबराह ने अपने खिताब में ये भी कहा कि हिजबुल्लाह की सलाहियतें बरकरार हैं। इजरायली मीडिया जबकि दावा कर रहा रॉकेट हमलों में 12 इजरायली जख्मी हुए हैं, जबकि इजराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कुछ रॉकेटों को भी तबाह करने की बात कही है और दीगर रॉकेट हैफा शहर और इसके अतराफ में रिहायशी इमारतों पर गिरे हैं। तो मशरक़ी वस्ता के अंदर सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिलहाल इस वक्त नुकसान की खबरें उस इलाके से आ रही हैं जहां पर हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा तनाव पिछले 2 हफ्तों से था। ये तो मशरक़ी वस्ता की बात हो गई। बात अब ज़रा मकामी और कौमी खबरों की भी करते हैं और इससे पहले हम दीगर मामलात पर जाएं, सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो, नेशनल इश्यूज़ पर डिस्कस करें। जम्मू कश्मीर की एक अहम तरीन खबर आपको बताते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से इस वक्त बड़ी खबर डेवलप हो रही है, जहां शांगस के एक इलाके से 2 फौजी एहलकारों के अगवा होने की कोशिश में एक फौजी एहलकार को अगवा करने की कोशिश कामयाब हुई। ज़राए से जानकारी मिल रही है और कहा गया है कि मिलिटेंटों की जानिब से 2 फौजी एहलकारों को जंगलात के इलाके में शांगस साउथ कश्मीर के अंदर अगवा करने की कोशिश हुई। एक फौजी एहलकार किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहां से बच निकला, लेकिन एक एहलकार मिलिटेंट इसको अपने साथ लेकर गए हैं। ज़राए से अभी तक की इतलात मौसूल हो रही है। इशफाक, जनूबी कश्मीर अनंतनाग का शांगस का जंगलाती इलाका, जहां पर टेरिटोरियल आर्मी के जवानों ने मुश्तरका तौर एक टुकड़ी तश्कील दी जो जंगल के अंदर मकामी तौर पर सर्च चला रहे थे, जिस बीच इब्तिदाई खबरों के मुताबिक वहां पर फायरिंग भी हुई है। अगरचे आर्मी की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है, कोई बयान सामने नहीं आया है, ताहम इब्तिदाई खबरें ये हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज पर जब फायर खुला तो वहाँ पर ये 10 लोग जो थे ग्रुप में ये तितर बितर हुए। कुछ लोग वापस कैंप तक पहुँचे, 2 बाद में मिसिंग थे, 2 में से एक और वापस आया और फाइनली एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान के मिसिंग होने की इतला कल रात से लगातार गश्त कर रही है। फौज की तरफ से न तो इसमें तरदीद की गई और ना ही तस्दीक की गई और ना ही पुलिस ज़राया ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी वजाहत दे दी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक टेरिटोरियल आर्मी के 162 बटालियन के जो अफराद थे उन्होंने यहाँ पर यह ऑपरेशन शुरू किया था और माना जा रहा था कि ये विदाउट यूनिफॉर्म में थे, जो इब्तिदाई खबरें आ रही है। और उन्हीं में 2 लोग पहले मिसिंग हुए, फयाज अहमद शेख और उसके साथ साथ हिलाल अहमद भट्ट। ये 2 जवान थे जो हाई ग्राउंड छतरगुल के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जिस दौरान हादसा पेश आया। वहाँ पर फ़िलहाल एक टेरिटोरियल जवान के मिसिंग होने की इतला और ख़बर इस वक्त जनूबी कश्मीर से सामने आ रही है। पीर मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पीर मुजफ्फर, रात देर गए ये खबर सामने आई, चूँकि इलेक्शन का शोर था, उस शोर में ये खबर रह गई, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां अभी भी तवील हो रही है। रात देर गए जो सर्च कॉर्डन शुरू करने की बात हो रही थी, क्या वो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ? नंबर 1। और बड़ा सवाल ये है कि ये जो 10 लोगों की टुकड़ी या 12 लोगों के जो जवान इकट्ठे इस इलाके के अंदर चले गए थे, क्या ये सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे या ये रूटीन पेट्रोलिंग थी जिस दौरान ये हादसा पेश आया? और अभी तक टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के जो है वो या तो ज़ख्मी होने की एक इतला आ रही है और दूसरा ये आ रहा है कि मिसिंग है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? पीर मुजफ्फर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, अपडेट करें जी, क्या है ये पूरा वाकया? रात देर ये खबर सामने आई थी, अभी सुबह होते हुए क्या सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया? बिल्कुल इशफाक, अगर मैं बता दूं, ये वाक़ा ये कल बाद दोपहर पेश आया है जनूबी कश्मीर के यहाँ पे। ये जंगली एरिया है, बटकाश, चरपुर और चित्रगुल जो हमारे पास तस्वीर उसके मुताबिक ये टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ता कुछ जवान वहाँ पे निकले थे। शायद कुछ इनपुट मिला था इनको
اور اسی غرض سے وہ وہاں پہ پہنچے تھے اور یہ سننے میں آیا ہے کہ لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب یہ جوان ان پہاڑی جو وہاں پہ یہ درہ ہے چھترگل ایریا میں جس میں یہ وٹکش ہے چہرپورہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایریا جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ جو 8 یا 10 بندے تھے وداؤٹ یونیفارم تھے جس کے بنا پہ جو ہی وہاں پہ پہنچے ہیں تو ان میں سے جو ہمارے پاس تفصیلات ہے ایک جوان جو کہ نوگام شانگس اچابل کا رہنے والا ہے ہلال احمد باٹ سنا غلام مہجر باٹ یہ ابھی تک لاپتہ ہوا ہے جبکہ ایک اور اہلکار فیاض احمد شیخ جو کہ وہاں سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کافی ہلی ایریا ہے وہاں سے لڑک کر نیچے گرا ہے جس کے نتیجے میں اس کے بازو اس کے شولڈر اور اس کے ٹانگ میں چوٹیں آئی ہے کل ملا کر اب فوج نے پورے ایریا کو محاصرے میں لیا ہے جس میں چھترگل ایریا کا وہ اوپر والا حصہ بھی آتا ہے کئی دن پہلے میں اشفاق بتا دوں الیکشن سے قریباً 4 یا 5 دن پہلے یہ جو ایریا ہے وہاں پہ ہم نے جب خود دیکھا کہ آرمی نے وہاں پہ پورے ایریا کو پہلے ہی محاصرے میں لیا تھا تو ہم نے سوچا شاید یہ روٹین کے طور پہ یہاں پہ تلاشی کروں لیکن جو یہ واقعہ پیش ہے کہیں نہ کہیں اب کچھ جو اس وقت خدشات ہے کہ اور بھی کچھ جوان ہیں جو اس ٹکڑی میں موجود تھے لیکن اب فوج نے پورے ایریا کو محاصرے میں لیا ہے اور جو اچھا یہ بتائیے گا جس ایریا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جوان ٹیریٹوریل آرمی کا جوان لاپتہ ہوا ہے اطلاعات یہ بھی ہے کہ یہ پہلے یہ بتائیے گا یہ جو علاقہ ہے کیا یہ مکمل طور پر جنگل والا علاقہ ہے ایک اور آگے پیچھے اس کے کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ جا کے ملتا ہے یہ جنگل آگے بالکل اشفاق جس طرح اگر ہم گڑھول کوکرنا کی بات کریں جس کے ساتھ کشتواڑ خطے چناب کا ایریا ملتا ہے اسی طرح اس جو یہ ایریا ہے اگر ہم اس کی بھی جغرافی خط خال کے حوالے سے بات کریں جو اس کا بھی درہ ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی اس پار ملتا ہے اور جو یہ جنگلی ایریا ہے اس میں چھترگل ہے اس کا ایریا ہے کھمرن ہے چاکلی پورہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپر والا حصہ ہے درد پورہ ایریا یہ جو ایریا بالکل اس ایریا کی اور ملتا ہے یعنی کہ جو کشتواڑ ایریا ہو ڈوڈا کشتواڑ یہ پورا یہ درہ ہے گڑھول سے لے کر اوپر یہاں تک کل ملا کر کہیں نہ کہیں جو یہ ملاپ اس چلیے بہت شکریہ پیر مظفر نظر بنائے رکھے فی الحال ٹیریٹوریل آرمی کے جوان کے غائب ہونے کی اطلاع آ رہی ہے کل آپریشن میں تھا آپریشن کے دوران کیا کچھ ہوا کہ باقی لوگ واپس آئے اور لیکن ابھی پورا یہ آپریشن جاری ہے اور یہاں پر سرچ آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے جنوبی کشمیر سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر مختلف میڈیا ہاؤسز کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے لیکن فوج کا بیان یا مقامی پولیس کا چونکہ پولیس ساؤتھ کشمیر کے اندر بھی فوج کے ساتھ مل کر کئی بار آپریشن چلاتی ہے تو کیا یہ آلریڈی سرچ آپریشن چل رہا تھا یا نہیں اس کی بھی کنفرمیشن ہونا باقی ہے دوسرا جو ابھی تک کی جانکاری جو آپ کو پہلے بتایا فیاض احمد جو ہمارے نمائندے بھی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ زخمی ہوا وہاں سے نیچے شاید گرا ہے ہو سکتا ہے کہ بچنے کی کوشش میں یہ زخمی ہو گیا لیکن ہلال احمد بٹ غلام محی الدین یہ ان ایریاز کے اہلکار اب 8 سے 10 لوگ وداؤٹ یونیفارم تھے کیا تھے اس طرح کی خبریں فی الحال گردش کر رہی ہیں مگر چونکہ فوج کے بیان کا اس میں انتظار رہے گا تو اس کے بعد ہی مزید اس پر کچھ خلاصہ کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک طرف کی بات تھی لیکن بات اب ذرا انتخابی عمل کی بھی کرتے ہیں انتخابات مکمل ہو چکے ہیں تقریباً 16 سے 17 اگست کے بعد جو سیاسی دنگل مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ہریانہ کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ بالآخر 8 اکتوبر 2024 کی شام تھم گیا لیکن یہاں سے اب سلسلہ شروع ہوگا حکومت سازی کے لیے جو کوششیں تیز ہوئی ہیں جو اب تک اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑا قدم یہ ہوگا اور آج کل اور پرسوں اگلے 3 دن کافی اہم حکومت تو بنے گی لیکن حکومت کے پاس کیا ہوگا کیا نہیں اشفاق ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا پہلے ذرا حکومت بننے سے پہلے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات بتاتے چلے جنہوں نے کل ہریانہ اور جموں کشمیر میں انتخابی دنگل مکمل ہونے کے بعد اپنا بیان جاری کیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کل جہاں وزیر اعظم نے نیشنل کانفرنس کو مبارکباد پیش کی کہ جس طریقے سے انہوں نے کامیابی کے ساتھ پارٹی کو آگے بڑھایا وہیں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان 9 منتخبہ ممبران اسمبلی اور پارٹی لیڈرز کو بھی خوش آمدید کہا خیر مقدم کیا
जिन्होंने अनथक मेहनत की। दफा 370 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा असेंबली का चुनाव था यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली के लिए, और इस ज़िमन में जिस तरीके से पुरअमन तरीके से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हुए और तमाम इंतखाबी दंगल मुकम्मल हुई, इस पर वज़ीर आज़म ने जहाँ अवाम का शुक्रिया अदा किया, उन्हें मुबारकबाद पेश की, वहीं पर वज़ीर दिफा का वज़ीर दाखिला का भी बयान सामने आया और वज़ीर दाखिला ने पुरअमन इंतखाबात पर तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी और ये साफ कर दिया कि अब की बात जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, पथराव और दीगर चीज़ें नहीं चाहते हैं, बल्कि रियासत के अंदर क़याम अमन और अमन से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पे भी अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अपनी बात रखी और साथ साथ रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी हेडक्वार्टर पर आकर तमाम कार्यकर्ताओं और जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। एक ये ट्वीट जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद दी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। दूसरा ये ट्वीट जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का, वोटर्स का, जिन्होंने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि बीजेपी को भी वोट दिया और तारीख में पहली बार 25 से 29 तक पहुंचाने और ये नया आंकड़ा पेश करने में पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी वर्कर्स का, उस काडर का जो मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था, उसका शुक्रिया अदा किया है वज़ीर आज़म की जानिब से। चूँकि वो जानते हैं अब गठबंधन की सरकार बनना तय है, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के लिए भी, बल्कि उनकी पार्टी के लिए उन्होंने ये दूसरा ट्वीट किया जिसमें कहा कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं या मुबारकबाद पेश करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, सबसे बड़ी जमात वो बनी है। जब उनकी जानिब से ये ट्वीट आया तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म का न सिर्फ शुक्रिया अदा हुआ बल्कि ये भी इशारा कर दिया कि हिकमत अमली क्या रह सकते। उन्होंने कहा कि मजबूत ताल्लुकात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम और मरकज़ के दरमियान होने चाहिए या बनाए जाएं ताकि आम शहरी गुड गवर्नेंस और तामीर और तरक्की का जो ख्वाब जिनको हमने दिखाया है वो कम से कम यकीनी और बेहतर हो सके। इसके लिए आपके ताउन की हमें उम्मीद भी है और ज़रूरत भी है। वज़ीर आज़म के ट्वीट के बाद ये इजहार तशक्कुर उस ट्वीट पर जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मुबारकबाद दी थी। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है और भाजपा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें मिली हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सभी कार्यकर्ताओं को उनके अनथक जो कोशिशें हैं, परिश्रम है, उसके लिए बधाई देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में उनके मुताबिक भाजपा जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संकल्पित है, पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर को उनके मुताबिक आतंक मुक्त बनाकर देश के बाकी हिस्सों की तरह विकसित बनाना उनके मुताबिक उनकी प्रायोरिटीज में है और प्राथमिकता भी। तो ये बैक टू बैक ट्वीट्स आए जो आपके सामने हमने मरकज से जम्मू कश्मीर, हरियाणा के अलावा, चूंकि जम्मू कश्मीर पर ज्यादा नजरें थी एज कम्पेयर टू हरियाणा। 10 साल के बाद चुनाव थे, 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर को एमएलएज मिले और 90 के 90 असेंबली हलकों के अंदर एमएलएज मिल चुके हैं और 2 तरह का मैंडेट। इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन बात जरा आप करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की भी। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन कवानीन या कवायद व ज़वाबित क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून क्या कहता है, अवामी मुंतखबा हुकूमत तो है लेकिन कितनी बाख्तियार है, जरा ये इस पर मुफस्सिल रोशनी डालें। क्योंकि हुकूमत अब बनना तय है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात के तौर पर उभर चुकी है, साथ में इत्तेहाद का साथ भी, कांग्रेस का हाथ भी है, तो मजीद बेहतरी के साथ ये हुकूमत आगे बढ़े। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी, माहिरीन और मुबस्सिरीन के मुताबिक उनका रोल बड़ा लिमिटेड रहेगा अब की बार, तब तक जब तक मुकम्मल तौर पर रियासत की बहाली ना हो सके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उन्हें हेड करेंगे वजीर आला, लेकिन यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो 9 उनकी तादाद बताई गई है। यही वजह है कि कल से जो हुकूमती ज़राया हमें बता रहे हैं कि 9 वज़रा बशमूल वज़ीर आला बनाने हैं, तो 7 से 8 लोग आने वाली हुकूमत में वज़ीर बन सकते हैं। अब यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें तो उसने असेंबली को लेकर भी थोड़ी सी बात क्लियर कर दी है। एक ये कि असेंबली सिर्फ डिबेट करेगी वोट ऑन फाइनेंस मैटर और तमाम ग्रांट्स पर, अप्रोप्रिएशंस पर, लेकिन एलजी का अप्रूवल उसमें लाजमी है। ये एक बड़ा है। जो लोग सन
96, 82, 84, 87 में MLA रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि इसका माना और मतलब क्या कुछ है। और जो बड़े पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, एज पर द एक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड करेगा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल तमाम की एरियाज़ पर जो पुलिस के हैं, पब्लिक ऑर्डर के हैं, लैंड के हैं। अंडर सेक्शन 53 जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बाज़ाब्ता तौर पर यह इख्तियार रखता है कि वो कुछ अहम तरीन फैसले आज खुद भी ले सकता है, जिनमें इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर सवाल होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर मामला होगा और इस तरीके के कुछ और इदारों पर भी LG का बराह रास्त रोल रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर फाइनल अथॉरिटी होगी बजटरी एलोकेशंस, एक्सपेंडिचर कंपोजिशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट के, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टेट के अंदर एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म असेंबली भी होगी। और इसी तरीके से असेंबली का रोल थोड़ा सा आपके सामने रख दें, क्योंकि अब जो मेजॉरिटी ऑफ द काम होगा वो उस पर होगा जो इत्तेहाद ने हमारे सामने बात रखी है। बिजली माफ़ करने की बात है, राशन देने की बात है, आटा और खांड रखने की बात कही गई है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत की बात कही गई है, लाखों लोगों के रोज़गार की बात कही गई है। लेकिन ये असेंबली क्या कुछ करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। असेंबली का रोल भी महदूद कर दिया गया है। पावर ऑफ असेंबली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर तमाम बिल्स को असेंट देनी है नहीं देनी है, इसमें उनका पूरा इख्तियार रखा गया है। और अगर कहीं पर ज़्यादा टकराव की सूरत हाल हो तो सदर साहिबा के पास या सदर के पास इस डॉक्यूमेंट को भेजा जाएगा ताकि वहाँ से मज़ीद इसमें क्लियरेंस ली जा सके। तो कुल मिलाकर 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि असेंबली के इख्तियारात भी कम कर दिए गए हैं, वज़रा के इख्तियारात पहले ही कम कर दिए गए थे, चीफ मिनिस्टर भी उतना बड़ा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो साबिका रियासतों में होगा। लेकिन अब जैसी तैसी हुकूमत हमारे सामने होगी, उम्मीद यह है कि रियासती अवाम के मसाइल भी इसी तरीके से हल हो। तो ये थी बड़ी बात जनाब जो सरकार फॉर्मेशन के हवाले से थी। फटाफट से ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको ये भी बताते चले कि 5 MLAs की नॉमिनेशन का मामला 8 तारीख से पहले एक बड़ी खबर थी, लेकिन 8 तारीख के नताइज आने के बाद 5 MLAs की नॉमिनेशन का मामला उतनी बड़ी खबर नहीं बन रहा है। उमर अब्दुल्ला ने इन तमाम मामलात पर अपनी बात रखी। नॉमिनेशन जो 5 मेंबरों की होगी, अब ये कहा कि ये कोई भी पर्पस सर्व नहीं करेगा। बीजेपी को सीधे से तनकीद बीजेपी पर कि जहां हमने 1 से टैली शुरू की, बीजेपी 5 से टैली शुरू करना चाहती थी, लेकिन तब भी वो उस मैजिकल नंबर पर नहीं पहुंचे। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है, ये भी साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है वो तलब की जाएगी ताकि अगले वज़ीर आला के हवाले से नाम का ऐलान भी किया जाएगा। आने वाले 2 दिनों के अंदर यानी आज और कल जो इत्तेहाद है उनके सरबराहान और ज़िम्मेदारान का भी इजलास होगा ताकि मुस्तक़बिल करीब में जो मसाइल मुश्किलात हैं और हल एक ब्लूप्रिंट के ज़रिए बनाया जाए। ये भी साफ कर दिया गया कि मरकज़ और रियासत के बीच टकराव की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अब टकराव की सूरत हाल से जो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ काम हैं, वो अटक सकते हैं। इसलिए टकराव की सूरत हाल के बजाय इफ़ाम तफ़हीम और मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। 3-4 बातें उमर अब्दुल्ला ने कही है, फटाफट से आप ज़रा रिकॉल करें। उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो मेहमानों के पास सीधे चलेंगे क्योंकि नई सरकार का बनना है, मसाइल मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं। उम्मीदवार जीता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत। उन्होंने बीजेपी के सदर को वहाँ से जो है हराया है। मैं मानता हूँ कि इस मैंडेट में हमें बहुत एहतियात करना होगा कि जम्मू के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका इस हुकूमत में कोई आवाज़ नहीं है। मैं तो मान के चलता हूँ कि रियासत का दर्जा हमें वापस मिलता है तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दोबारा कायम हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल कायम हो
तो जम्मू से नुमाइंदे जो हैं वो नॉमिनेट होके आने चाहिए ताकि उनकी आवाज़ जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन में वहाँ पे बरकरार रहे। मैं as far as the move to nominate is concerned, I believe it will now serve no purpose for the BJP to nominate 5 of its people simply to sit in the opposition. The BJP should respect the mandate of the people. The Lieutenant Governor should respect the mandate of the people. These 5 seats should be filled by nomination, but the recommendation for the nomination should come from the elected government, which was the past practice. We had two nominated women in the assembly. Those positions were filled by the governor on the recommendation of the elected government. Let us not forget, in the past you've had a situation where Prime Minister Modi has been elected to lead a BJP government, but the President of India was Pranab Mukherjee, appointed by the Congress. Whenever people had to be nominated to the parliament by that government, Pranab Mukherjee didn't nominate people from the Congress. He nominated people on the advice of the government. I would request and I would expect that the Lieutenant Governor nominates the 5 members on the advice of the incoming government. We don't yet have a government. We haven't yet been invited to form a government. I hope that we are, and this question can be posed to the Chief Minister once that person has taken oath. हमारे बॉस हैं, हमने उनके मतलब छत्र छाया में इलेक्शन लड़ा, हर मैंडेट पे फारूक साहब का दस्तखत है। ये सारा क्रेडिट, सारी कामयाबी पहले तो अल्लाह ताला को, उसके बाद जनाब फारूक साहब को, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्करों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने अपने असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को कामयाब किया। खुश होता है इसकी तकरीर। चलिए, उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे, और कल या परसों इतलात हैं कि तमाम तैयारियां जब होंगी, आज चूँकि जश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस से मनाना है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दफातर के अंदर तकारीब रखी हैं। इस सिलसिले को आज और कल हम देखेंगे। जुमे और हफ्ते के दिन आप देखेंगे शायद जम्मू कश्मीर को नई हुकूमत मिल जाए और नया वज़ीर आला। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो चीज़ों को एरिया वाइज डिकोड करेंगे, क्योंकि 18 अजला के अंदर जो एग्जिट पोल हमारा था उसके मुताबिक नतीजा है। 2 अजला में जहां 19-20 का फ़र्क रहा, जहां हम सही नहीं जा सके, लेकिन आप तमाम लोगों के ओपिनियन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया था, सर्वे में हिस्सा लिया था। मुकम्मल खबर ब्रेक के उस पार, और कुछ मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और जो MLA जीत कर आ रहे हैं, कोशिश है कि उनके साथ भी गुफ्तगू शरीक का एक सिलसिला शुरू किया जाए। ब्रेक के उस पार आप हमारे साथ रहेंगे तो ये सारा सिलसिला कंटिन्यू होगा।